हाय एवरीवन, वेलकम टू द पैथोफिजियोलॉजी मैराथन पार्ट 3। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट करेंगे। कीप योर नोटबुक रेडी। पहला यूनिट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डायबिटिक मेलाइटस, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर और पेप्टिक अल्सर डिजीज। इनको हम आज के इन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला जो है टॉपिक वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। एनीमिया का सिंपल मीनिंग है ब्लड में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम होना, जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एनीमिया। एनीमिया में क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन कम होने के कारण हमारे टिश्यूज तक, सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब आप बोलोगे हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से क्या लेना देना, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और सप्लाई करता है पूरे सेल्स और टिश्यूज तक। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है और वो ऑक्सीजन पूरे सेल्स और टिश्यूज को डिलीवर करता है। जब हेमोग्लोबिन कम हो तो क्या होता है, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। कम होने से हमारे सेल्स और टिश्यूज को भी कम ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारे सेल और टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी नहीं बना पाते। क्लियर, इसी को कहते हैं हम लोग एनीमिया। अब अगर ये प्रॉब्लम आयरन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी मतलब बॉडी में आयरन की कमी। डेफिनेशन से देखते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट हैव एनफ आयरन टू प्रोड्यूस एडिक्वेट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन सिंथेसाइज होने के लिए आयरन होना जरूरी है। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हेमोग्लोबिन नहीं बनने से क्या होता है, रिजल्ट इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हेमोग्लोबिन कम होने से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारे सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिसके कारण सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते। ठीक है, इसका कुछ कारण है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का, जैसे कि हैवी ब्लड लॉस अगर हो जाए तो, या फिर लो आयरन इनटेक, हमारे डाइट में आयरन की कमी हो, या पुअर एब्जॉर्प्शन, आयरन है बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ब्लड में, या फिर इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, बॉडी में आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया और सप्लाई कम है। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, तो उस कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी को बहुत ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, अगर उतने अमाउंट में आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांस ज्यादा होता है। या फिर ग्रोथ के टाइम में, जब चिल्ड्रन ग्रो करते हैं, है ना, बच्चा जब ग्रो करता है तो उस टाइम पे भी उसके बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में आयरन की जरूरत होती है और ज्यादा होती है। तो आयरन का प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में रहना जरूरी है, और अगर नहीं रहेगा तो क्या कॉज होगा, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में। इसको समझने से पहले एक छोटा सा कहानी सुन लो। जो हम लोग खाते हैं वेज या फिर नॉन वेज, वो होता है Fe3+ के फॉर्म में, मतलब कि फेरिक के फॉर्म में। ये जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक में प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, इस Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+ में, मतलब कि फेरस के फॉर्म में। कन्वर्जन होना जरूरी है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर Fe3+ के फॉर्म में होगा तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जन होता है Fe3+ Fe2+ के फॉर्म में, ताकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। ये Fe2+ पहुंचता है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में Fe2+ एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल वॉल से ये ब्लड में पहुंचता है। Fe2+ ब्लड में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं Fe3+ में। तो फिर आप बोलोगे पहले कन्वर्ट ही क्यों हुआ जब ब्लड में ये Fe3+ के फॉर्म में होगा। बताती हूँ, Fe3+ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ब्लड में,
इसीलिए वो कन्वर्ट हुआ Fe2+ में। Fe2+ एक बार जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो फिर Fe2+ की कोई जरूरत नहीं है वहां पे, वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में। तो जब तक एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है बस उसी टाइम तक आयरन Fe2+ के फॉर्म में होता है, देन वापस से अगेन वो Fe3+ के फॉर्म में हो जाता है ब्लड में जाने के बाद। अब क्या होता है, ट्रांसफेरिन नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, वो प्रोटीन ट्रांसफेरिन इस आयरन को अपने साथ कैरी करते हैं और पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है लेकर। ये जो आयरन है Fe3+ ये पहुंचता है बोन मैरो में। मैरो में जाता है आयरन जिसको यूटिलाइज किया जाता है हेमोग्लोबिन बनाने के लिए। आयरन के हेल्प से ही हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, कहाँ पे, बोन मैरो में। ठीक है, इसीलिए आयरन जरूरी है हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। कुछ आयरन जाते हैं लीवर में। लीवर में आयरन स्टोर होता है लेकिन Fe3+ के फॉर्म में नहीं, फेरिटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फेरिटिन के फॉर्म में। लीवर में जो आयरन स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? फेरिटिन के फॉर्म में। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको? अब देखिए, जब आपके बॉडी में आयरन कम होता है, लो आयरन होने से जो स्टोर्ड आयरन है लीवर में, फेरिटिन, उस फेरिटिन को यूज किया जाता है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक आयरन की कमी है तो क्या होगा, जो स्टोर्ड आयरन है लीवर में वो भी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। जो स्टोर्ड आयरन है वो यूटिलाइज होने लगेगा, हेमोग्लोबिन बनने लगेंगे, लेकिन एक समय के बाद वो स्टोर्ड आयरन भी खत्म होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस है वो कम हो जाएंगे। हेमोग्लोबिन सिंथेसिस कम होगा तो ब्लड में हेमोग्लोबिन काउंट कम होगा। रेड हेमोग्लोबिन कम होने से जो रेड ब्लड सेल्स है वो कैसा हो जाता है, स्मॉल और पेल, छोटा हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ना होने से जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण हमारे सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या कॉज होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया। ठीक है, जिससे हमारे सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे और अलग अलग टाइप के सिम्टम्स शो होंगे। कुछ सिम्टम्स हैं जो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, जैसे कि थकान फील होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, सांस सही से ना ले पाना, पाल्पिटेशन, हांफना। पिका, ये याद रखना है आपको। पिका का मतलब होता है नॉन फूड सब्सटेंस की क्रेविंग, मतलब कि जैसे बर्फ, चौक, मिट्टी, ये सब खाने की क्रेविंग होती है पेशेंट को। ठीक है, कोलोनीकिया, कोलोनीकिया का मतलब होता है जो नेल्स है वो ब्रिटल हो जाते हैं और चपटे चपटे से हो जाते हैं, स्पून शेप के, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस फिगर में जो नेल्स है वो स्पून शेप का हो गया है। ठीक है, और सोर टंग, सोर टंग इस फिगर में देखिए कुछ इस तरीके का टंग हो जाता है। जो नॉर्मल हेल्दी इंसान का जो टंग होता है वो पिंकिश टाइप का होता है, बट जो डिफिशियंसी वाले पेशेंट होते हैं उसका टंग कुछ इस तरीके का व्हाइट सोर सा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेलर, पेलर का मतलब होता है स्किन का कलर चेंज हो जाना, लाइट येलोइश टाइप का हो जाना, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ये है हेल्दी इंसान का हाथ और ये है एनीमिया वाले पेशेंट का, तो इन दोनों में फर्क आप देख सकते हो। इसमें हेमोग्लोबिन प्रॉपर है, इसमें हेमोग्लोबिन की कमी है। डायग्नोज कैसे करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के हेल्प से। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए पहले तो जो कारण है उसको ठीक करो। अगर कारण खाने की वजह से है कि हमारे डाइट में आयरन की कमी है तो डाइट को सुधारना है, उस तरीके से जो भी कॉज है उसको पहले ट्रीट करना है। आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है क्योंकि आयरन की कमी है तो बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये कब करते हैं, जब सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो, उस कंडीशन में पेशेंट को खून चढ़ाना पड़ता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो टॉपिक है वो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब तो समझ में आ गया, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी। मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाना। जो रेड ब्लड सेल है उसका जो नॉर्मल साइज है अगर वो उससे ज्यादा लार्ज हो जाए तो उस टाइप के सेल्स को मेगालोब्लास्ट बोलते हैं।
क्लियर, मेगालोब्लास्ट। और इससे रिलेटेड होने वाली एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं डेफिनेशन से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है characterized by presence of large, immature and dysfunctional red blood cells। मतलब कि यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स है वो लार्ज होने के साथ साथ इमेच्योर भी है। इमेच्योर होने के कारण वो बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। इमेच्योर होने के कारण वो बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल अपना काम सही से नहीं कर पाते, इसका जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। इस टाइप के रेड ब्लड सेल्स को मेगालोब्लास्ट बोलते हैं और उससे रिलेटेड जो एनीमिया है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो, ये है नॉर्मल ब्लड सेल और ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सेल। इस फिगर को आप डायग्राम को बना के आइएगा कॉपी में, इजी है। कुछ कारण है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, जैसे कि पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी प्लस फॉलेट की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 जिसको फॉलेट कहते हैं उसकी डिफिशियंसी अगर हो बॉडी में तो उससे कॉज होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा कारण जो कुछ केमिकल्स या मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के कारण या फिर कुछ सर्टेन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है रेड ब्लड सेल्स लार्ज हो जाए, तो कॉज होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है बी 12, विटामिन बी 12 और फॉलेट आयरन की डिफिशियंसी के कारण कॉज होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी का क्या है यहाँ पे, इधर फ्लो चार्ट से समझते हैं। विटामिन बी 12 या फिर फॉलेट डिफिशियंसी होने से जो डीएनए है वो सही से रिप्लिकेट नहीं हो पाता, सिंथेसाइज भी नहीं हो पाते। एक बात का ध्यान रखें, डीएनए के सिंथेसिस और रिप्लिकेशन के लिए विटामिन बी 12 और फॉलेट आयन का प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है। अगर इसकी कमी होगी शरीर में, विटामिन बी 12 और फॉलेट की कमी होगी, तो जो डीएनए होता है वो सही से सिंथेसाइज नहीं होंगे, रिप्लिकेट नहीं करेंगे और सेल डिवीजन भी नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है। लेकिन जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो भी सही से मैच्योर नहीं हो पाता, उसका मैच्योरेशन डिले हो जाता है, बहुत स्लोली वो मैच्योर हो पाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड होता है, वो कंटिन्यू ग्रो होता रहता है। ग्रो होने के कारण जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेगालोब्लास्ट। ठीक है। लार्ज आरबीसी होने के कारण और इनएफेक्टिव आरबीसी का फॉर्मेशन होने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा उसका होने लगता है, जिससे क्या कॉज होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण एनीमिया होता है और हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारे सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते और वो पेशेंट थकान, वीक फील करता है और उसका स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, लाइट येलो इस टाइप का हो जाता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। कुछ सिम्टम्स है जो सेम है अभी आयरन डिफिशियंसी वाले सिम्टम्स में जो हम लोगों ने देखा था, वही सेम सिम्टम्स है, जैसे कि थकान, पैलर, वीकनेस, सोर टंग। एक नया सिम्टम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम, वीकनेस, नंबनेस, सुन्न पड़ना, कोई बॉडी पार्ट सुन्न सा फील करना, झंझनाहट, पैर हाथ में झंझनाहट, ट्रिंगलिंग इफेक्ट। तो ये सब होता है विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के कारण। बाकी सारे ऊपर के जो सिम्टम्स है वो सेम है आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स से, लेकिन एक नया सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो कि विटामिन बी 12 के कारण होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, विटामिन बी 12 सिर्फ आपके ब्लड को अफेक्ट नहीं करती बल्कि आपके नर्व्स को भी अफेक्ट करती है, इसीलिए हाथ पैर में झंझनाहट, वीकनेस, नंबनेस, बैलेंस प्रॉब्लम ये सब हो सकता है पेशेंट को। ठीक। अब इसको डायग्नोज ब्लड टेस्ट की हेल्प से करते हैं। ट्रीटमेंट, विटामिन बी 12 की कमी है तो सप्लीमेंट देंगे, विटामिन बी 12 की फॉलेट एसिड सप्लीमेंट देते हैं और प्रॉपर डाइट को मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायबिटिक मेलाइटस। इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो डायबिटीज होता है,
जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर? डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है, मतलब कि लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। किसी को एक बार हो जाए तो वो लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे डिजीज बढ़ता जाता है। दवाइयों से ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो डायबिटीज को। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्रॉनिक। डायबिटिक एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्लियर? इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होता है। ठीक है, ये होता कैसे है, इंसुलिन सिक्रेशन बंद होने से, बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो डायबिटीज कॉज होता है। या फिर इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो अपना एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या कॉज होता है, डायबिटीज कॉज होता है। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाना। क्लियर? जब इंसुलिन ही नहीं होगा बॉडी में तो ग्लूकोज कैसे जाएगा सेल के अंदर, तो ग्लूकोज ब्लड में ही उसका लेवल बढ़ता जाएगा और क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो डायबिटीज दो तरीके का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होने का कारण है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन सिक्रीशन करता है। अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी वो ऑटोमेटिकली अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो ये इंसुलिन नहीं बना पाता, या तो बहुत कम बना पाता है या तो बिल्कुल ही नहीं बना पाता, जिससे क्या कॉज होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन जरूरी है ग्लूकोज को सेल में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। ग्लूकोज सेल के अंदर तभी जा पाएगा जब इंसुलिन प्रेजेंट होगा। क्लियर? या फिर कुछ कारण से क्या होता है, जो नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज, उसमें क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन तो बनते हैं, पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, लेकिन वो इंसुलिन सेल सेल पे जाके अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कभी कभी हमारा सेल, इंसुलिन का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, तो उस कारण से भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। ओवरवेट के कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण, अनहेल्दी डाइट फॉलो करने से हमारे जो सेल्स होता है वो इंसुलिन का एक्शन उस पर नहीं हो पाता। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, अगर फैमिली में किसी को कभी डायबिटीज है तो आगे जनरेशन में हो सकता है कि डायबिटीज हो, आने वाले जनरेशन में भी। इंक्रीज एज, एज बढ़ने से डायबिटीज कॉज होता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ लोगों को, कुछ विमेंस को डायबिटीज हो जाता है। वो किस टाइप का डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज। क्लियर? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में डायबिटीज कॉज होता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी में। तो टाइप 1 डायबिटीज में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो इम्यून अटैक होता है बीटा सेल्स पे, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यून सिस्टम। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है या फिर कंप्लीटली बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाते और वो ग्लूकोज ब्लड में ही उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है। क्लियर? बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से क्या कॉज होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, डायबिटीज। ठीक है, जब डायबिटीज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया। इसका मतलब मैं बताती हूँ वन बाय वन। पॉलीयूरिया का मतलब है बार बार टॉयलेट जाना, बार बार यूरिन पास करना। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बहुत ज्यादा प्यास लगना। और पॉलीफेगिया का मतलब है बहुत ज्यादा भूख लगना। ठीक है, तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये तीन सिम्टम्स दिखते हैं। वो पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है। क्यों भूख लगती है? क्योंकि उसके सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, सेल एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि सेल को खान एनर्जी की जरूरत है, तो वो बार बार क्रेविंग करता है, भूख लगती है उस पेशेंट को। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब है
बार बार यूरिन जाना, ठीक है, टॉयलेट जाना। उस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, तो वो फोर्स करता है किडनी को उसको एक्सक्रीट आउट करो, तो बार बार टॉयलेट जाते हैं वो, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज टॉयलेट के यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा वाटर का भी लॉस होता है, तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसमें वाटर की कमी होती है बॉडी में, तो बार बार उस पेशेंट को क्या होता है, भूख के साथ साथ बार बार प्यास भी लगती है। क्लियर? दूसरा और एक क्या होता है, जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, बॉडी एनर्जी नहीं बना पाती है, तो वो फैट जो स्टोर्ड है हमारे बॉडी में, उसको यूज करता है एनर्जी बनाने के लिए। तो वो फैट का ब्रेक डाउन करता है। फैट का ब्रेकडाउन होता है फ्री फैटी एसिड में। फ्री फैटी एसिड में जब ब्रेकडाउन होता है फैट का, तो क्या बनता है, कीटोन बॉडी। ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। ये आपको ये आपका क्या कॉज करता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक। अब चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन इंसुलिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाता ड्यू टू सम रीजन। तो इंसुलिन का इफेक्ट कम होने के कारण ग्लूकोज सेल के अंदर जाते हैं कुछ अमाउंट में, लेकिन जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। ग्लूकोज का जो अपटेक है वो सेल में कम हो जाता है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रहते हैं और वो उसका लेवल वहां पे बढ़ता जाता है, जिससे क्या कॉज होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। यहाँ पे आप टाइप 1 में भी आप ये जो लास्ट की 3 पॉइंट है इसको आप छोड़ सकते हो, प्री फैटी फैट ब्रेकडाउन, कीटोन बॉडी, डायबिटिक केटोएसिडोसिस, आप सिर्फ यहाँ तक लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका हाइपरग्लाइसीमिया तक, टाइप 1 टाइप 2। अब चलते हैं हम लोग सिम्टम्स में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, 3P याद करने का तरीका। ठीक है, जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं यूरिन ज्यादा जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगता है उसको, बहुत ज्यादा भूख लगती है उसको, थकान और वीकनेस फील करना क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं बन रहा है, वेट लॉस होना, ब्लड विजन, और स्लो वुंड हीलिंग, चोट लग जाने पर उसके घाव सही से नहीं भर पाते, करेंट रिकरेंट इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड एंड फीट, हाथ और पैर में झंझनाहट फील होता है। ये कुछ सिम्टम्स है। क्लियर? अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ट्रीट करने के लिए अगर टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। डाइट मेंटेन और फिजिकल एक्टिविटी को एडवाइस किया जाता है पेशेंट को। टाइप 2 डायबिटीज में हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, वेट को मैनेज करना, अगर ओबिसिटी है तो उसको हेल्दी वेट मैनेज करना, और ओरल मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस है अवेलेबल मार्केट में जैसे कि मेटफॉर्मिन, डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पैप्टिक अल्सर डिजीज। इसी को शॉर्ट में PUD भी कहते हैं, पैप्टिक अल्सर डिजीज। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट में लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, PUD का फुल फॉर्म है पैप्टिक अल्सर डिजीज। बाय मिस्टेक डेफिनेशन लिखना भूल गई हूँ तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पैप्टिक अल्सर का मतलब होता है, अल्सर का मतलब होता है ओपन सोर, मतलब एक ओपन घाव है जो कहाँ पे है, आपके स्टोमक में, या तो स्टोमक में होगा या फिर ये ड्यूडेनम में होगा। कुछ इस तरीके का फिगर में देख सकते हो आप, कुछ ऐसा अल्सर बन जाता है स्टोमक में या फिर ड्यूडेनम में। अगर स्टोमक में है तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टोमक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम रीजन में है तो उसको बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर। ये होता है स्टोमक के इनर लाइनिंग में। कैसे होता है, एसिड और पेप्सिन के अटैक के कारण। जो हमारा स्टोमक होता है उसमें होता है एक प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लेयर, वो लेयर डैमेज हो जाता है, तो एसिड और पेप्सिन आपके स्टोमक के लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है, और क्या कॉज होता है, अल्सर। अल्सर से हमारे स्टोमक को कौन बचाता है, म्यूकोसल लेयर। अगर म्यूकोसल लेयर डैमेज हो जाए तो एसिड और पेप्सिन आपके स्टोमक की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है और अल्सर कॉज होता है। इसका कुछ रीजन है, जैसे कि
एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के कारण अल्सर हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके म्यूकोसल प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करता है। और कुछ मेडिकेशंस है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसका जैसे कि एग्जांपल है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। ये सब जो मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट के कारण भी अल्सर कॉज होता है। बहुत ज्यादा स्टमक एसिड होने से, स्मोकिंग या अल्कोहल के कारण भी अल्सर कॉज हो सकता है स्टमक में। तो ये कुछ कारण है अल्सर होने का। अब अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दो कारण है एच पाइलोरी इन्फेक्शन और नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स। इन दोनों के कारण म्यूकोसल प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो डैमेज होता है, तो म्यूकोसल प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, म्यूकोसल बैरियर डैमेज होते हैं, जिससे क्या होता है जो गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन है ये आपके जो स्टोमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, जो टिश्यू है उसको इंज्योर्ड करता है, डैमेज करता है। तो इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, उसी से इन्फ्लेमेशन के बाद वहां पे घाव बन जाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग अल्सर। क्लियर? इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जैसे एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और पेट में दर्द होना, नॉजिया वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, पेट में भरा भरा सा अजीब सा फील होना, इनडाइजेशन, सही से खाना नहीं पच पाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, ब्लीडिंग, ये सीवियर केस में होता है, ठीक है, और परफोरेशन। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। डायग्नोज करने के लिए अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी करते हैं और एच पाइलोरी बैक्टीरिया टेस्ट करते हैं स्टूल में, ठीक है। तो ये दो तरीके से डायग्नोज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर एच पाइलोरी के कारण हो रहा है अल्सर तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, साथ ही प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी देते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर पेन रिलीव करता है और एंटीबायोटिक्स इस इन्फेक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर स्टेरॉयडल ड्रग्स के कारण हुआ है अल्सर तो फिर स्टेरॉयडल ड्रग्स को स्टॉप करने के लिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं, और साथ ही पेप्टिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग्स भी दिया जाता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे कि पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब। क्लियर? अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट डिजीज में जो कि है पार्किंसन डिजीज, इन शॉर्ट पीडी, पार्किंसन डिजीज। ये जो डिजीज है ये ब्रेन में होता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये पार्किंसन डिजीज। मेनली डोपामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो रिलीज करते हैं डोपामिन, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो डोपामिन बनना बंद होने लगता है। जब डोपामिन नहीं बनता है तो क्या कॉज होता है, ट्रिमर, मतलब कि हाथ पैर कांपते हैं, रिजिडिटी, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, मूवमेंट जो चलने फिरने का होता है वो नहीं सही से हो पाता है, बिगड़ जाता है, स्लो मूवमेंट। एंड पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, मतलब कि बॉडी का जो पोस्चर है वो भी इनस्टेबल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्लियर? हमारे बॉडी में जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है, डोपामिन। डोपामिन लेवल कम होने से हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो बिगड़ जाता है। बस यही होता है पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज में पेशेंट के अंदर डोपामिन का लेवल बहुत कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट डिसबैलेंस, मूवमेंट बैलेंस जो है बॉडी का वो बिगड़ जाता है। क्लियर? इसके कुछ कॉज है जैसे जेनेटिकली हो सकता है, एज के साथ ये डिजीज होता है, टॉक्सिन्स जैसे कुछ केमिकल या ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बॉडी में अगर रॉस का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, तो ये आपके न्यूरॉन्स को, कौन से न्यूरॉन्स को, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं, ठीक है। जब ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं तो इस न्यूरॉन से डोपामिन का रिलीज
डोपामिन का रिलीज भी क्या होने लगता है, बंद होने लगता है, स्टॉप होने लगते हैं। तो जब डोपामिन डिफिशियंसी होती है बॉडी में, ब्रेन में, तो ये क्या कॉज करता है, मूवमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ न्यूरो इन्फ्लेमेशन के कारण भी हो सकता है। अगर ब्रेन में लंबे समय से किसी कारणवश इन्फ्लेमेशन है तो ये भी आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। क्लियर, आपको बस इतना याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, डेड होने लगते हैं, जिससे डोपामिन का रिलीज बंद होने लगता है, जिससे हमारे ब्रेन में डोपामिन डिफिशियंसी होती है, और डोपामिन डिफिशियंसी होने के कारण हमारा जो मूवमेंट है वो बिगड़ जाता है। पार्किंसन डिजीज का ये जो डायग्राम है, आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर आप एग्जाम में बना दीजिएगा। ये है नॉर्मल न्यूरॉन। नॉर्मल न्यूरॉन में प्रॉपर यहाँ पे डोपामिन अपने रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, और जो हमारे बॉडी का मूवमेंट है वो नॉर्मल हो रहा है। लेकिन वहीं आप देख सकते हो पार्किंसन डिजीज किस तरीके से न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। अगर पार्किंसन डिजीज है किसी को, तो उसके न्यूरॉन डेड होते हैं, डैमेज होते हैं ना, तो उस न्यूरॉन से बहुत ही कम डोपामिन का रिलीज होता है, और अपने बहुत ही कम वो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो पाते हैं, जिसके कारण जो मूवमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, तो मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज होता है। क्लियर। अब ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब आप ब्रेन को ऐसा खोल के कट करके देखोगे तो बिल्कुल बीच में ब्रेन के मिड साइड में प्रेजेंट होता है, डीप इनसाइड ब्रेन प्रेजेंट होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। क्लियर। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो रीजन, ये है सबस्टेंशिया निग्रा। यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जहां से डोपामिन रिलीज होता है। क्लियर। इस फिगर, ब्रेन वाले फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आप सिर्फ ये फिगर को बनाकर आइएगा, पार्किंसन डिजीज, जिसमें नॉर्मल न्यूरॉन और अफेक्टेड न्यूरॉन को आपको शो करना है। बहुत इजी है, तो बनाकर आना। अब हम लोग चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जो हमारे बॉडी का मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उठना, बैठना, या कोई सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, जैसे हम हाथ को मूव कर रहे हैं, पैरों को मूव कर रहे हैं, हम अपने पूरे बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। एग्जाम्पल से समझिए, मूवमेंट जो है हमारे बॉडी का वो कार है, और कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर कौन है, हमारा ब्रेन। ठीक है। अब कार में दो चीज होता है, एक एक्सेलरेटर और दूसरा ब्रेकर। एक्सेलरेटर क्या करता है, कार के मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है ना, बोलता है मूव करो। और ब्रेकर क्या करता है, बोलता है ब्रेक लगाओ। ठीक है, अननेसेसरी ब्रेक, अननेसेसरी मूवमेंट को ब्रेक करता है, ब्रेकर का काम है। अब डोपामिन का रोल समझिए, डोपामिन का क्या रोल है। डोपामिन आपके एक्सिलरेटर के एक्शन को बढ़ाता है, और जो ब्रेक है उसके एक्शन को कम करता है। ठीक है, एक्सिलरेटर के एक्शन को बढ़ा रहा है मतलब कि बॉडी के मूवमेंट को बढ़ाएगा, और ब्रेक के एक्शन को कम कर रहा है मतलब कि बॉडी को प्रॉपरली मूव करवाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में डोपामिन डिफिशियंसी होती है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो क्या होता है, जो एक्सिलरेशन है ना, उसका एक्शन कम हो जाता है, और ब्रेकर का एक्शन बढ़ जाता है। डोपामिन कम होने से जो एक्सिलरेशन है वो वीक पड़ता है, और जो ब्रेक है वो स्ट्रांग बन जाता है। एक्सिलरेशन वीक होने से बॉडी का मूवमेंट स्लो होता है, और ब्रेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो मूव हमारे बॉडी के मूवमेंट पे ब्रेक लगाता है। क्लियर। इसी वजह से जो पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, वो उसका मूवमेंट डिसफंक्शन हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका पोस्चर बिगड़ जाता है। क्लियर। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबस्टेंशिया निग्रा ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। उससे क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम होता है, डोपामिन डिफिशियंसी। डोपामिन डिफिशियंसी होने से, अभी मैंने आपको बताया, जब डोपामिन कम होता है तो वो क्या करता है, एक्सिलरेटर के एक्शन को कम करता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एक्सिलरेटर ब्रेक ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट पाथवे।
और क्या लिखना है, इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे को आप अपने दिमाग में रखो एक्सीलरेटर, और इनडायरेक्ट पाथवे से आप अपने दिमाग में रखो क्या, ब्रेक। ठीक है, डोपामिन कम होता है तो एक्सीलरेटर का एक्शन कम होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट पाथवे कम, और डायरेक्ट पाथवे ब्रेक का एक्शन बढ़ेगा, तो डायरेक्ट पाथवे का एक्शन ज्यादा। ठीक है, ये दोनों के कारण मूवमेंट स्लो होता है, जो बॉडी का मूवमेंट है। और क्या होता है, थैलेमिक इनहिबिशन बढ़ जाता है, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक तरह से मैसेज का काम करता है हमारे ब्रेन में। हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है मोटर कॉर्टेक्स को, और मोटर कॉर्टेक्स मैसेज भेजता है मसल्स को। जैसे कि मूवमेंट करना है, मान लीजिए आपने सोचा कि हमें ये हाथ ऊपर करना है, आपने सोचा, तो थैलेमस क्या करेगा, मोटर कॉर्टेक्स को मैसेज भेजेगा। मोटर कॉर्टेक्स आपके हाथों के मसल्स को मैसेज भेजेगा, कि कमांड देगा कि आप हाथ को उठाइए, तो इस तरीके से हमारा हाथ ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन कम होने से थैलेमिक इनहिबिशन होता है, मतलब कि हाइपोथैलेमस भी काम नहीं कर पाते, सही से मैसेज नहीं भेज पाता है, किसको, मोटर कॉर्टेक्स को। तो मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज, जिसके कारण कमांड नहीं मिल पाता है मसल्स को। और क्या होता है, ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब कि स्लो मूवमेंट, वो जो पेशेंट है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। रिजिडिटी, उसके मसल्स रिजिड हो जाते हैं, ट्रिमर, हाथ और पैर में शेक, इस तरीके से कांपते हैं। और पोस्चरल डिसेबिलिटी, मतलब कि उसका जो बॉडी पोस्चर है वो भी बिगड़ जाता है। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या है। अब हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रिमर, हाथ पैर में शेक, रिजिडिटी, मसल्स रिजिड, काइनेसिया को ही ब्रेडिकाइनेशिया भी कहते हैं, और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक, TRAP, ट्रैप, ट्रैप से आप याद रख सकते हो, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, या फिर इसी को ब्रेडिकाइनेसिया भी बोलते हैं, पोस्चरल डिसेबिलिटी। डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, या फिर सिटी स्कैन या MRI करते हैं ब्रेन का। क्लियर। ट्रीटमेंट में लीवोडोपा और कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में देते हैं। लीवोडोपा से डोपामिन का लेवल मेंटेन होता है ब्रेन में, और कार्बिडोपा इसलिए देते हैं ताकि जो लीवोडोपा लीवोडोपा आपने खाया है मेडिसिन, वो डिग्रेड ना हो। तो कार्बिडोपा जो है वो एक तरह से लीवोडोपा को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो इसलिए हम हमेशा लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है अल्जाइमर डिजीज। ये भी शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो अल्जाइमर डिजीज भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब कि यहाँ पे भी आपका जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है वो डेड और डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। तो ब्रेन न्यूरॉन्स ग्रेजुअली डैमेज और डाई। इससे क्या होता है, मेमोरी लॉस, थिंकिंग पावर कम, बिहेवियरल चेंजेस और डेली एक्टिविटीज भी स्लो डाउन। अब ये अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज में अंतर क्या है, तो दोनों ही न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि पार्किंसन डिजीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डाई हो रहे थे, डेड हो रहे थे, और डोपामिन का लेवल कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स डेड होंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, और किसका लेवल कम होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा। क्लियर, दोनों में ये अंतर है। वहां पे मूवमेंट डिसफंक्शन हो रहा था, मूवमेंट बिगड़ जा रहे थे, है ना। एसिटाइल कोलिन कम होने के कारण यहाँ पे मेमोरी लॉस होगा, थिंकिंग पावर कम, बिहेवियरल चेंजेस और डेली एक्टिविटीज अफेक्ट करेगी। अब होता कैसे है, न्यूरॉन्स कैसे डेड होता है यहाँ पे, तो जो एमेलॉइड बीटा प्रोटीन है वो आपके न्यूरॉन्स के बाहर एक्यूमुलेट होने लगता है, प्लैक बना लेता है। ठीक है, एमेलॉइड बीटा प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर प्लैक, न्यूरॉन्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर प्लैक फॉर्मेशन करता है, जिससे कि न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। ये एक पहला रीजन हो गया डेड होने का, न्यूरॉन्स। दूसरा रीजन है टॉ न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। टाउ एक प्रोटीन है जो कि न्यूरॉन्स में होता है और न्यूरॉन के इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है, लेकिन टॉ एबनॉर्मलिटीज होने के कारण, ठीक है, टॉ प्रोटीन एबनॉर्मलिटीज होने के कारण इनसाइड न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर
क्या होता है, टाउ जब एबनॉर्मलिटीज होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, तो फाइबर्स का गुच्छा बन जाता है न्यूरॉन के अंदर, क्लम्प्स बन जाते हैं, और वो जो न्यूरॉन का माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको डैमेज करता है और अल्टीमेटली न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। तो दोनों में अंतर समझ गए, बीटा एमिलॉइड न्यूरॉन के बाहर एक्यूमुलेट होता है, न्यूरॉन को डैमेज करता है, और टाउ एबनॉर्मलिटीज न्यूरॉन के अंदर होता है, और जिसके कारण क्या होता है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं, गुच्छा, फाइबर्स का गुच्छा बन जाता है, जिससे कि न्यूरॉन्स डैमेज होता है। क्लियर? आगे समझते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से साइकिल बनाया है मैंने, आप फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर ऐसा साइकिल बना सकते हो। कुछ को फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दो, कुछ में पैथोफिजियोलॉजी में साइकिल बना दो, उससे क्या होता है, कॉपी अच्छी दिखेगी, नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना, सामने वाले को ऐसा लगेगा स्टूडेंट पढ़ने वाला है। तो कभी कभी आप कुछ पैथोफिजियोलॉजी को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हमें समझना है कि न्यूरोनल डैमेज कैसे हो रहा है। तो पहला, एमिलॉइड बीटा इंक्रीज होने से, एक्यूमुलेट होने से प्लेक का फॉर्मेशन होता है न्यूरॉन के बाहर, और वो करता है क्या, न्यूरॉन डैमेज, न्यूरॉन डैमेज कॉज करता है। दूसरा, टाउ प्रोटीन एबनॉर्मलिटीज न्यूरॉन के अंदर, अगर टाउ प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाए तो ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बनाएगा, मतलब कि क्लम्प्स बनाएगा, ट्विस्टेड फाइबर्स के ट्विस्टेड क्लम्प्स बनने लगते हैं, गुच्छा बनने लगता है न्यूरॉन्स के अंदर, और ये भी न्यूरॉन को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स डेड होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स डेड होने से क्या हो रहा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स डेड होने से एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो रहा है, जिससे न्यूरॉन्स डैमेज कॉज होगा। और क्या होता है, ग्लूटामेट का लेवल बढ़ता है। ग्लूटामेट का लेवल जब बढ़ता है तो कैल्शियम सेल के अंदर इनफ्लक्स होने लगते हैं। जब सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम इनफ्लक्स होता है तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी कॉज होता है, जिससे कि न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे क्या कॉज होता है, नर्व डैमेज, न्यूरॉन्स डैमेज। किस टाइप के न्यूरॉन्स, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्लियर? कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि जब न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो अर्ली सिम्टम्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कहीं कुछ रख दिए भूल गए, है ना, कोई कोई इंसान कुछ बताया तुरंत भूल गए, कोई सवाल रिपीटेड पूछ रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये अर्ली स्टेज में होता है। मिडिल स्टेज में क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, सही से बोल नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं, और बिहेवियरल चेंजेस। लेटर स्टेज, लास्ट स्टेज में क्या होता है, सीवियर मेमोरी लॉस, बहुत ज्यादा वो मतलब चीजों को भूलने लगते हैं, अपना डेली जो एक्टिविटीज है वो भी सही से नहीं कर पाते हैं, सीवियर मेमोरी लॉस होता है। डायग्नोज करने का सेम एमआरआई वगैरह करते हैं, सीटी स्कैन से पता लगाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं, इन ड्रग्स को आप याद कर लीजिएगा, ये सब ड्रग्स को यूज किया जाता है एल्जाइमर डिजीज में। क्लियर? अब हम आज के जो वीडियोस में समझे हैं वो है रिलेटेड टॉपिक्स यूनिट 3 का। अगर टाइम रहा तो हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे, यूनिट 4 या फिर यूनिट 5 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। तो जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।